जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है। संबित पात्रा जो बीजेपी के स्पोक पर्सन गए, उन्होंने कांग्रेस का एक टूल किट एक्सपोज किया है और अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ बीजेपी के कई सारे नेताओं के ऊपर एफआईआर कराने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। तो आज हम यही बात करेंगे कि ये कांग्रेस का टूल किट है क्या, जिसको एक्सपोज किया गया। हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना का कहर है, मगर राजनीतिक पार्टियां इसको एक तरीका, मतलब इसको एक अवसर बना रही हैं अपनी सत्ता को वापस पाने का। कांग्रेस जो कि सत्ता से कई सालों से बाहर गए, एक वक्त में जिसने हिंदुस्तान को डोमिनेट किया अपनी सत्ता से, आप कह सकते हैं एक वक्त में पंडित नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस वक्त भी राजनीति करना जरूरी है। आज हम जानेंगे ये टूल किट है क्या, इसमें क्या क्या बातें कांग्रेस ने लिखी, एक एक कर सारी चीजों को समझेंगे। एंड मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं किसी पॉलिटिकल बायस बंदे के तौर पर ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। सो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बीजेपी का साथ दे रहा हूं या कांग्रेस का साथ दे रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने तथ्यों को रख रहा हूं। अब फिर आप लोग फैसला कीजिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जनता है, जनता जनार्दन सब जानती है। ये नेताएं आते जाते रहेंगे। असल में दोस्तों, संबित पात्रा जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की टूल किट को एक्सपोज किया है। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस की ये जो टूल किट है, ये इसका ये पीडीएफ फाइल मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें कांग्रेस ने टारगेट किया है बीजेपी को, कांग्रेस ने टारगेट किया है नरेंद्र मोदी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। एंड कांग्रेस ने सबसे ज्यादा टारगेट किया है कोविड-19 को। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। ये जो मैंने पीडीएफ फाइल निकाली है, ये अगर आप लोग ट्विटर पे जाएंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बीबीसी इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से ये एक्सपोज हुआ है। मतलब एक्सपोज मतलब कि उनके वेबसाइट से निकाला गया है। तो आप सोच रहे हैं इंडिया की इमेज को खराब करने के लिए कहां कहां तक पहुंच बनाई गई है। अगर आप लोग गौर कीजिए तो आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर वेबसाइट दिया हुआ है www.bbc.com/news/world-asia-india। आप इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेंगे, मैं इस लिंक को आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको ये टूल किट मिल जाएगा कांग्रेस को। सबसे पहला सवाल है कि ये टूल किट होता क्या है। दोस्तों, टूल किट एक तरह का मॉडर्न डे का हथियार है, एक तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट करने का तरीका है। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग दफ्ती में कुछ लिख लेते थे, लोग कार्डबोर्ड में लिख लेते थे, पैम्पलेट में लिख लेते थे और अपना प्रोटेस्ट करते थे। ठीक उसी तरह आज के दौर में जब पूरा का पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो गया है, तो प्रोटेस्ट करने का तरीका भी डिजिटल है और इस प्रोटेस्ट करने के तरीके को ही आपका टूल किट का नाम दिया जाता है। इस प्रोटेस्ट करने के तरीके को ही टूल किट का नाम दिया जाता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, ये पहली बार नहीं है हिंदुस्तान में। अभी कुछ जब फार्मरों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो ग्रेटा थर्नबर्ग ने एक ट्वीट किया था, उसका टूल किट एक्सपोज हुआ, गिरफ्तारी हुई। अब कांग्रेस का ये जो टूल किट आया है, इसने टारगेट किया है कोविड-19 को, सत्ता में दोबारा वापस आने के लिए, लोगों के अमंग बीजेपी की इमेज को खराब करने के लिए। अच्छा, इसमें लिखा क्या है, कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट। ये जो कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसके लिए पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा सेट करो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट करने के लिए। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कोविड-19 से लोगों ने अपनों को नहीं खोया है, लोगों को क्षति नहीं हुई है, मगर अगर आप पूरा का पूरा ब्लेम सरकार पर डाल देंगे बिना तथ्यों को जाने, बिना फैक्ट्स को जाने, तो कहीं ना कहीं आप भी नैरेटिव्स का शिकार होंगे। ये नैरेटिव एक तरह का हथियार है मॉडर्न जमाने में आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए, जिस तरह अमेरिका करता है कई मुद्दों में। बिकॉज रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, आप आसानी से नैरेटिव बिल्डअप कर लोगों के दिमाग के साथ खेल सकते हो। कांग्रेस ने बिल्कुल यही किया। मेरा एक सवाल उठता है कि
हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में कोविड मिसमैनेज हो गया। क्या अमेरिका जैसी कंट्री जो सुपर पावर है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो हमसे 7 गुना 8 गुना अमीर मुल्क है, क्या उसने अपने लोगों को बचा लिया? क्या न्यूयॉर्क सिटी में मौत का तांडव नहीं हुआ? मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग मरे तो ये सही है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आप पूरी तरह सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने भी अपने रिलेटिव्स में लोगों को खोया है, मुझे समझ में आता है कि किसी के घर से जब कोई जाता है तो कैसा फील होता है, मगर अब कोई इस चीज पर पॉलिटिक्स करे ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, कोई इस पर राजनीति करे तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। असल में होता क्या है कि कई सारे तथ्य हमसे अनजान होते हैं, हम उससे अनजान होते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, फिर आपका उद्धव ठाकरे हो गए, ये अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को टारगेट करते हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरा एक सवाल है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ये दूसरी सरकार है, सेकंड टेन्योर है। उद्धव ठाकरे का पहला टेन्योर है एज अ चीफ मिनिस्टर। इन लोगों ने इतने सालों में क्या किया? महाराष्ट्र के लिए उद्धव ठाकरे ने और दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने राशन मुफ्त में बांटे, पानी मुफ्त में बांटा, बिजली मुफ्त में बांटी, क्योंकि सारा का सारा लोड जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। क्या एक इन्होंने अस्पताल बनवाए? क्या एक ऑक्सीजन प्लांट लगवाया? कुछ भी नहीं किया। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली को ऑक्सीजन दिया था, मगर दिल्ली गवर्नमेंट ने मेल कर ये बात कही थी कि उनके पास ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, अगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस पर्टिकुलर ईमेल जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो रिलीज कर सकती है और एक्सपोज हो सकता है, मगर ये वक्त राजनीति का नहीं है। ये वक्त साथ मिलकर काम करने का है, कोरोना वायरस को खत्म करने का है। लेकिन कई सारी पार्टियां हैं जिनके दिमाग में यही है कि भाई टारगेट करो, यही मौका है, ये मौका है। क्योंकि अभी तक तो बीजेपी की गवर्नमेंट सही चल रही थी, आर्टिकल 370 घटाने के बाद, राम मंदिर बनवाने के बाद, यही मौका है, बीजेपी को टारगेट करो, लोगों के अमंग बीजेपी के लिए फैलाओ और फिर अगली आने वाली गवर्नमेंट में या इलेक्शन में बीजेपी का नामो निशान हटा दो। तो इन लोगों ने सबसे पहले टारगेट किया कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिसाइजिंग रिलीजन एंड अलाउइंग सुपर स्प्रेडर कुंभ। इन्होंने कुंभ के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया, सुपर स्प्रेडर, कि कुंभ ने आपका कोरोना के दूसरे वेव को हिंदुस्तान में फैलाया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग तथ्यों में जाएंगे तो 14 जनवरी को कुंभ आपका स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, तब भी महाराष्ट्र में केसेस आते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड कभी खत्म हुआ ही नहीं। फ्रॉम 2020 टू 2021 दिल्ली में अप एंड डाउन चलता रहा, दिल्ली सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट बना। इन लोगों ने सिर्फ टारगेट किया कुंभ को, क्योंकि कुंभ रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर घोषित करो। वर्ल्ड मीडिया में ये देखिए, ये बीबीसी का हेडलाइन है, इंडिया कोविड कुंभ मेला पिलग्रिम्स टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर। अपने पैसे का इस्तेमाल कर अपने सोर्सेस का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान की इमेज पूरी तरह बिगाड़ने की एक तरह की साजिश थी। आपने सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेला को टारगेट किया। मेरा एक सवाल है, जब 2020 में कोरोना की वेव थोड़ी कम हुई तो क्या लोगों ने लापरवाही नहीं की? क्या लोग अभी लापरवाही नहीं कर रहे हैं? अभी भी कई सारे लोग हैं जो बिना मास्क लगाए बाजार में घूमते हैं। जब नया नया कोरोना वायरस आया था, सबने सैनिटाइजर इस्तेमाल करना शुरू किया था, घर में आते थे, नहाते थे, अपने आप को सैनिटाइज करते थे। अब कोई कुछ नहीं करता है। भैया, ये जो वायरस है ना, ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना इसको देख कर टारगेट नहीं कर रही है। बीजेपी के लोगों ने भी अपने लोगों को खोया है, आम जनता ने भी अपने लोगों को खोया है, कांग्रेस ने भी अपने लोगों को खोया है, बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर ने अपने लोगों को खोया है। तो ये कहना गलत होगा कि कुंभ एक सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि 14 जनवरी को जब कुंभ स्टार्ट हुआ था तब कोरोना वायरस की दूसरी लहर नहीं आई थी, और दूसरी लहर आने के कुछ ही दिन के अंदर अंदर कुंभ मेले को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। अखाड़ों ने खत्म कर दिया था। और अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो आप पाएंगे कि
उत्तराखंड में तब भी स्थिति बेहतर थी, और उत्तराखंड में आज भी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना दिल्ली में खराब थी या जितना आपका महाराष्ट्र में खराब थी। कल महाराष्ट्र में 1000 लोग मरे। तो क्या ये कुंभ मेले के कारण हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बस यही है, कांग्रेस को एक बात पता है कि हिंदुस्तान में जो रिलीजन है उसके नाम पर लोग सर कटाने को, मिटाने को तैयार रहते हैं, तो इसको टारगेट करो। अच्छा, इट्स अ बीजेपी प्रैक्टिस टू communalize increasingly suspectable Hindus for their own political gain. They allowed Kumbh Mela to happen in Haridwar, which could easily have been stopped. पहली बात तो ये है कि 14 जनवरी को जब कुंभ मेला स्टार्ट हुआ तब कोरोना वायरस के, अरे लोग बाहर निकल के शादियां कर रहे थे। शादियों, मेरे क्या बोलते हैं, कई सारे दोस्तों की शादियां हो रही थी। वो लोग आए, उन्होंने घूम घूम कर लोगों ने शॉपिंग किया, चाट पकौड़ी खा रहे थे, चाय पी रहे थे, बैठ के चुगलखोरी हो रही थी, तब कोरोना वायरस नहीं फैला। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग दिस टर्म super spreader Kumbh to keep reminding the people that it is the Hindu politics of the BJP that is causing so much distress. इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर के साथ इस्तेमाल करो ताकि ये चीज एक्सपोज हो कि बीजेपी ने हिंदुओं की पॉलिटिक्स करते हुए हिंदुओं को अलाउ किया। किसके लिए? कुंभ के लिए। ये सोचिए कितनी घटिया राजनीति है, कितनी घटिया राजनीति है। International media has already tried to establish this, collaborate with like-minded international media and journalists to further the same narrative. और फिर इन लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको पैसे देते हैं कि आप एक ट्वीट कर दीजिए कि हाँ ये जो आपका कुंभ है वो सुपर स्प्रेडर साबित हुआ। बीबीसी ने यही किया ना, तो बीबीसी ने ये कैसे कर दिया? बीबीसी देखने आई थी हिंदुस्तान में, कितने लोग आपके हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए उसके कारण, कुंभ मेले के कारण। तो बीबीसी ने ये आंकड़े कैसे घोषित कर दिए? बीबीसी ने ये कैसे बोल दिया सुपर स्प्रेडर? क्योंकि पैसे मिले, सेलिब्रिटीज को पैसे दिए गए ताकि हिंदुस्तान की इमेज खराब हो, बीजेपी की इमेज खराब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेज खराब हो। अवॉइड गेटिंग कॉट इन द ट्रैप ऑफ द Eid and Kumbh false equivalence narrative that BJP will deeply counter. Neither comment on Eid gathering nor engage with such comment or post. देखिए सुनिएगा इसमें क्या लिखा है, neither comment on Eid gathering nor engage with such comments or post. ये कहते हैं कि कोरोना की कुंभ को सुपर स्प्रेडर घोषित करो मगर ईद के ऊपर कुछ ना बोलो। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कुंभ मेला जो लगता है, कुंभ मेला आपका हरिद्वार में इस बार लगा, ठीक है, हरिद्वार बहुत बड़ी जगह तो गया, लेकिन क्या ईद पूरे के पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाई गई? क्या रमजान एक महीने पूरे हिंदुस्तान में नहीं चला ना? लोग गैदर होते थे ना, लोग मार्केट जाते थे। तो फिर ये कहना बिल्कुल गलत है कि दैट कुंभ मेला सुपर स्प्रेडर साबित हुआ। कुंभ मेला खत्म होने के बाद भी हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 4-4 लाख केसेस आए। अप्रैल में कोई कुंभ मेला नहीं था। तो ये कहना, ये कितनी गंदी राजनीति है, ये कैसे हिंदू और मुस्लिमों को बांटना है, आप समझ सकते हैं कि नीदर कमेंट ऑन ईद गैदरिंग नॉर इंगेज विथ सच कमेंट और पोस्ट। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं आगे ये क्या कहते हैं। अवर नॉन पार्टी office bearers and supporter can be encouraged to use social media posts to highlight by carefully using pictures that Kumbh is a show of political power in the name of religion while Eid gathering are happy social gathering of families and communities. इन्होंने कई सारे फेक अकाउंट बनाए ट्विटर पर, उस पे कई सारी फोटो पोस्ट की इनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के, और ये शो किया कि देखो कुंभ मेला सुपर स्प्रेडर साबित हुआ। कुंभ मेले को सरकार रोक सकती थी मगर सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वहीं ईद देखो, ईद तो हर्षोल्लास का माहौल है, ईद एक तरह का त्योहार है, ईद में इकट्ठा होना किसी भी तरह का कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर नहीं है। इसका क्या मतलब है? कोई लॉजिक बनता है इस बात से? नहीं बनता है। मगर कांग्रेस है ना, कांग्रेस है जिसका चीफ पप्पू है, तो वो पप्पू वाली बातें करेंगे। आगे ये देखिए, इन्होंने इस तरह के रिसोर्सेस को, इस तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल किया है। इन्होंने हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की है और ये हमेशा से ऐसा करते आए हैं क्योंकि ये सत्ता से इस वक्त बाहर गए, इनको सत्ता में दोबारा आना है तो ये किसी भी हद तक जाएंगे, ये किसी भी हद तक जाएंगे। आगे
एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये कहा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ट्विटर पे और बाकी सारी जगहों पर दिखाओ कि देखो कांग्रेस ने कितना ज्यादा मदद की है लोगों की कोविड में। कौन सा मदद की है? राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के अलावा ऐसा क्या उखाड़ा है, या किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कांग्रेस को ये कहते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के अलावा क्या उखाड़ा है? चलिए ये बताइए। जिस रायबरेली से, जिस अमेठी से कांग्रेस हमेशा सत्ता में आई, क्या एक बार भी कांग्रेस का कोई नेता, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वहां पर गए? उन्होंने पता लगाया कि वहां की स्थिति कैसी? अच्छा, अमेठी हार गए, स्मृति ईरानी को तो हाथ खड़े कर दिए, अभी तक वहीं से जीतते आ रहे थे। तो इन्होंने ये कहा कि एम्पलीफाई करो, जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ कि देखो कांग्रेस कितना काम कर रही है लोगों की। अरे मैंने देखा है छुटभैया जो नेता होते हैं, उन्होंने फेसबुक पे डाला है कि देखिए कई सारे बंदे हैं जो घंटा कोई काम नहीं करते हैं, मगर वो सरकार को टारगेट करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए इन सारी हरकतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिसका चीफ ऐसा है उसके कार्यकर्ता कैसे होंगे ये आपको पता चल जाएगा। क्रिएट अ सोशल मीडिया टीम टू ट्रैक एवरी रिक्वेस्ट फॉर हेल्प एंड कॉन्टेक्ट देम ऑन डीएम और डायरेक्टली। एक सोशल मीडिया की टीम बनाओ, उन जितने भी लोग आपसे मदद मांगे उनको कांटेक्ट करो। ये सिर्फ एक तरह का प्रोपेगेंडा है, ऐसा करो मत, ऐसा दिखाओ। Once contact is established, request them to send a social media post again, this time tagging the IYC social media handle and its leading office bearer। अच्छा, शर्त ये भी रखी कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के पास किसी का मैसेज आता है कि उसको जरूरत है मेडिसिन की या रेमडेसिविर की या किसी भी चीज की जरूरत है, तो उसकी मदद करो। मदद करते वक्त उससे ये कहो कि आप इस मदद के बदले एक सोशल मीडिया पोस्ट हमारे लिए डाल दीजिएगा, ताकि लोगों के अमंग ये बात पहुंचे कि देखो कांग्रेस कितना काम कर रही है और बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। तो वही बात होगी जय हो वाला। कोलैबोरेट इन एडवांस विद फ्रेंडली जर्नलिस्ट ऑन सोशल मीडिया टू इमीडिएटली एम्पलीफाई दिस मैसेज। इसके अलावा जो फ्रेंडली जर्नलिस्ट हैं, जो कांग्रेस के सपोर्ट में रहते हैं, उनके साथ मिलो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हेडलाइन को एम्पलीफाई करो कि देखिए कांग्रेस के आज इस कार्यकर्ता ने इतनी मदद की, इतनी मदद की, इतनी मदद की, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी छोड़ो यार। lies with the local ground level political leader in cities to keep some beds and other facilities block in friendly hospitals to be released only or our request। देखिए साफ साफ लिखा है कि जो अस्पतालों में बेड हैं उनको ब्लॉक करो ताकि लोगों को अस्पतालों में बेड ना मिले, लोग एक्सपायर हों और लोग अपना गुस्सा उतारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। साफ साफ लिखा है रिस्पॉन्ड टू हेल्प ओनली इफ अ पर्सन टैग द IYC हैंडल। और अगर कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद तब करो जब वो तुम्हें रिस्पॉन्स करे कि मदद के बदले में वो सोशल मीडिया को टैग करेगा, मतलब सोशल मीडिया में इनको टैग करेगा। कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल एंड अदर इन्फ्लुएंसर्स मस्ट गेट प्रायोरिटीज। ठीक है, जितना हो सके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो हेल्प करते वक्त, जितना हो सके जर्नलिस्ट का इस्तेमाल करो ताकि अपने वर्क को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ लोगों की अमंग, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद पता कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो फिर बीजेपी धनाधन काम करवाना शुरू करेगी और कांग्रेस फिर से पावर सत्ता से बाहर जाएगी। तो यही मौका है, पॉलिटिक्स खेल लो। कॉन्ट्रास्ट द वर्क डन बाय द IYC विद द लैक ऑफ वर्क डन बाय द बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन। इतना सोशल मीडिया पोस्ट डालो, इतना सोशल मीडिया पोस्ट डालो ताकि जो बीजेपी ने काम किया है वो बच्चा साबित हो, भले ही सोशल मीडिया पोस्ट गलत हो। इसके अलावा इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कई सारी फेक आईडी बनाई एज RSS के मेंबर के तौर पर और उनसे लिखवाया कि लिखो कि बीजेपी फेल साबित हुई, बीजेपी ने गलत किया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए इस कोविड-19 में। तो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इकट्ठा किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इमेज, नरेंद्र मोदी की इमेज पूरे वर्ल्ड में जितना खराब कर सकते हो उतना खराब करो। पैसे दो, जितना ज्यादा हो सके ट्विटर पे टैग करो। बाकी के जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की जितनी इमेज खराब कर सकते हो उतना खराब करो कि नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे वो सेंट्रल की है चाहे वो स्टेट की है, ये कोविड-19 को कंट्रोल करने में फेल साबित हुए हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये जो फ्यूनरल्स वगैरह हैं, जब लोग दाह संस्कार वगैरह हो रहा है, उसकी फोटो को रिलीज करो, इंटरनेशनल मीडिया में भेजो। और टाइम्स मैगजीन ने पूरा का पूरा बकायदा एक इंटरनेशनल मीडिया में छापा है। टाइम मैगजीन का कौन सा बंदा हिंदुस्तान आया था ये सब करने के लिए?
ये फोटो रिलीज की गई, ये फोटो रिलीज की गई ताकि इंडिया की इमेज खराब हो, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की इमेज खराब हो, ताकि हमारी इमेज खराब हो। इसके अलावा फोटो मॉर्फिंग करो, ड्रामेटिक पिक्चर्स का इस्तेमाल करो, अस्पतालों की इमेजेस को रिलीज कर दो ताकि लोग बताएं। अच्छा एक बात बताओ कि जब अमेरिका में लोग मर रहे थे, न्यूयॉर्क में तुम्हारा डेली 5000 की मौत हो रही थी, तो क्या अमेरिका से कोई फोटो रिलीज हुई थी? क्या अमेरिका ने उसको टाइम मैगजीन में छापा था? नहीं छापा था। मगर जहां हिंदुस्तान की बारी आती है, सपोले पैदा होते हैं और यही सपोले हिंदुस्तान का नाम खराब करते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक तरीके से जितना ज्यादा हो सके हिंदुस्तान की इमेज की धज्जियां उड़ा दो, और खासकर नरेंद्र मोदी की, ताकि आने वाले 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाए। क्योंकि उनको एक बात पता है कि मतलब अगर वो कंपटीशन में तो कहीं है ही नहीं बीजेपी के सामने, तो यही साम दाम कुछ भी करो, भले ही देश की इमेज खराब करो, देश की धज्जियां उड़ाओ, सब कुछ करो, मगर आप इस चीज को आगे बढ़ाओ। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें करो, लाइक अभी देखिए ना, परसों की नरेंद्र मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी? किसने बोला नरेंद्र मोदी ने उठाकर वैक्सीन विदेश में भेज दी? लेकिन ठीक है, इसके पैम्पलेट वगैरह छपवाओ। मिसिंग अमित शाह, एफआईआर दर्ज कराई गई कि देश का गृह मंत्री गायब हो गया है कोविड के अमंग। मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमन, ऐसे तरह के कई सारे आपके प्रोपेगेंडे फैलाओ, स्लोगन फैलाओ लोगों के अमन। क्योंकि देखिए हमारे देश में ना लोग पढ़ते लिखते नहीं है। लोगों का क्या है कि लोग बिना तथ्य को जाने टारगेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि दिक्कत यही है ना कि लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा नहीं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मुझसे इन सब मुद्दों पर बहस करते हैं, उन्होंने कोई इतिहास नहीं पढ़ा, उन्हें कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं पढ़ी है। बस यही है कि 2024 में मोदी हारेगा, मोदी ने गलत किया है, ये किया है, वो किया है। मेरा एक सवाल है कि अगर मोदी गवर्नमेंट के अलावा कोई भी सरकार होती तो क्या कोविड-19 से बचा लेती? हाँ, नहीं बचा सकती थी। हिंदुस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। अगर आप अमेरिका का कंपैरिजन करेंगे, अमेरिका में डेली 5000 लोग मरे, अमेरिका में मरने का आंकड़ा हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। आज भी कई सारी यूरोपियन कंट्री हिंदुस्तान से बदतर हालत में है, जिनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान से कहीं बेहतर है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम लोगों ने कोविड से लड़ाई नहीं लड़ी, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। आप ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अगर संदेह में है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और सच्चाई आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड पर क्वेश्चन उठाओ कि पीएम केयर्स फंड के पैसे ये क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन उठाओ। अच्छा, नरेंद्र मोदी एक वक्त में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो ये शो कर दो कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्पेशल ट्रीटमेंट दी है, बाकी आपका हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है। और किसने कहा गुजरात में लोग नहीं मर रहे? अगर नरेंद्र मोदी ने गुजरात को हर चीज प्रोवाइड कर दी होती, ठीक है, तब तो ये कहना होता कि नरेंद्र मोदी ने आपका क्या बोलते हैं कि गुजरात को बिल्कुल कोविड-19 से बचा लिया, बाकी सारे राज्यों को झोंक दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 700 मीट्रिक टन प्रोवाइड कराई, तो क्या दिल्ली में लोग मर नहीं रहे अभी फिलहाल? दिल्ली में लोग फिर भी एक्सपायर कर रहे हैं ना। यह कहना बिल्कुल गलत है कि स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुजरात। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं केरला की बात। केरला हिंदुस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा नंबर 1 में आता है। ये दिल्ली महाराष्ट्र की औकात नहीं है केरला के सामने खड़े होने की एसडीआई में। उनका हेल्थ सेक्टर, उनका एजुकेशन सेक्टर सब कुछ बेहतर गए, सब कुछ बेहतर गए। लेकिन आज जाकर आप केरला के आंकड़े देखिए, 40-40 हजार केसेस आ रही हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि 2-3 चीफ मिनिस्टर गए हमारे देश में जिनका रोना कुछ ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे को यह चिंता नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना कैसे सॉल्व करें, मराठाओं को आरक्षण दिलाना है, इसका ज्यादा बवाल है उनको। बाकी आप देखिए जो चीफ मिनिस्टर अच्छे हैं वो अपना काम करते हैं। लाइक आप उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक कितना बेहतरीन काम करते हैं। कभी मीडिया में आकर कोई उल फजूल बातें नहीं, बिहेव करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, काम करते हैं अपने राज्य के लिए, इसीलिए कोई उनको वहां पे हरा नहीं सकता। बाकी साउथ इंडिया के जितने भी आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपने में काम करते हैं।
चाहे तेलंगाना का हो, चाहे वो आपका आंध्र प्रदेश का हो। तो जिसको काम करना है वो काम करता है, जिसको काम नहीं करना है वो इस वक्त भी पॉलिटिक्स करता है, लाइक अरविंद केजरीवाल एंड सीएम उद्धव ठाकरे। चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल लाइव्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्सपोज करो कि देखो सरकार ने ये पैसे यहां पर लगा दिए, इसके बदले ये आ सकता था। लोग कहते हैं कि सरकार डिफेंस इक्विपमेंट क्यों खरीदती है, सरकार को इसके बदले में वेंटिलेटर खरीदना चाहिए था जब पहला वेव आया था। एक बात बताओ, अगर मान लो कल को डिफेंस इक्विपमेंट सरकार खरीदना बंद कर दे और फिर चाइना और पाकिस्तान हम पर हमला कर दे, फिर क्या कहोगे? फिर ये कहोगे कि सरकार गलत थी, सरकार को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहिए था। तो ये उनके लोगों के दिमाग की गंदगी है, जो लोग सच में नहीं जानते हैं कि देश चलता कैसे है, देश में कितने सारे सेक्टर हैं, कैसे काम करता है। कुछ भी होगा सरकार को टारगेट करो, कुछ भी होगा सरकार को टारगेट करो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जब जैसे कोरोना बढ़ता है, उनकी हालत खराब हो जाती है, वो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, और जैसे ही कोरोना ठीक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली देना शुरू कर देते हैं। पहला वेव याद होगा जब हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह उतरे थे पहले वेव के दौरान, और पहला वेव थमा था दिल्ली में। दिल्ली सबसे ज्यादा इफेक्टेड शहर रहा, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने दूसरे वेव को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसको बस मुफ्त में राशन बांटना है, मुफ्त में बिजली बांटनी है, पानी बांटना है, बिकॉज सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। और एक मुद्दा और है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, हमारे देश में ना एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते कमी है। लोग बिना पढ़े लिखे बस आंकड़ों को देखकर समझ जाते हैं कि अरे हाँ यार ये तो गलत है। असल में हमारे देश में एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रखा गया 20,000 करोड़ का, जिसके तहत एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया जा रखा है। उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके हाउसेस को भी बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश का जो पार्लियामेंट हाउस है वो कमजोर हो गया है, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तब हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने नहीं थे, क्योंकि देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। टुडे वी आर 137 करोड़, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अगर 545 के 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो कुर्सी पे मतलब साइड में कुर्सी लगानी पड़ती है। इनका कहना है कि 20,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, इतने इसके बदले में आप 89 करोड़ लोगों को, 89 करोड़ लोगों को कोरोना के डोजेस दे देते, 14 लाख वेंटिलेटर आ जाते, 2 करोड़ फैमिलियों को 6,000 रुपए आप दे सकते थे न्याय स्कीम के अंडर, 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकते थे। मेरा एक सवाल है, क्या 20,000 करोड़ से ही हिंदुस्तान चलता है? हम लोग 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्या हम 20,000 करोड़ से ही अपने देश को बचा पाएंगे? उसके अलावा हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए तो हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं कि व्यापारी के पास होगा जो सराफा मार्केट में बैठता है, इसमें चांदनी चौक में। लेकिन नहीं, दिक्कत यह है कि टारगेट करना है, कुछ ना कुछ तो टारगेट करना है, तो क्या कर सकते हैं? अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ना होता तो किसी और चीज को टारगेट करते। अच्छा, मतलब कांग्रेस एक चीज चाहती है कि सब कुछ रोक दो, सब कुछ रोक दो, सारे काम रोक दो, सब कुछ रोक दो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करे, हेल्थ मिनिस्ट्री के तौर पर काम करे। ये रोक दो, वो रोक दो, लोगों की कमाई रोक दो, सब कुछ रोक दो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा तो क्या वहां पर लोग काम नहीं करेंगे? मैं आपको बताता हूं, आई एम फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी में आपका काम हो रखा गया, वाराणसी में आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रखा गया, और मैं यहां पर 15 मई 2020 से हूं। 15 मई 2020 से आज मुझे करीब करीब 1 साल हो गए। हर दिन मैंने यहां पर काम होते देखा है। तो क्या काम रुक गया? क्योंकि नहीं रुक सकता। कोरोना वायरस कब खत्म होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लोग अपने घर से बैठकर काम कर रहे हैं ना। वी आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वी आर इंजीनियर्स, डॉक्टर, तो हम घर से बैठकर काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, क्या वो काम करने लगेंगे? क्या उनको काम मिल जाएगा अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बंद हो जाए तो? दिक्कत ये है कि कुछ भी करना है, उल फजूल बकना है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, इन्वायरमेंट को डैमेज होगा। इन्वायरमेंट को डैमेज क्या हिंदुस्तान में जो ऑटोमोबाइल्स चलते हैं उनसे नहीं होगा? परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर यही काम कांग्रेस की गवर्नमेंट करवा रही होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है तो दिक्कत है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोरोना वायरस आने के पहले डिक्लेयर हो चुका था।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उसकी नींव पहले रखी जा चुकी थी, तब कोरोना वायरस हिंदुस्तान में नहीं आया था। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डैमेज होगा। दिल्ली में करोड़ों गाड़ियां चलती हैं, क्या उसने दिल्ली के इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं किया है? किया है ना। लेकिन दिक्कत यह है, टारगेट करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सरकार को टारगेट करो। ठीक है, और इन्होंने यह कहा कि बीजेपी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एसेंशियल सर्विस के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, काम हिंदुस्तान में अभी भी चल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी कई सारी धरोहरों को तोड़ रही है। भाई, परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ से 150 करोड़ हो जाएगी, रोक नहीं पाएगा कोई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ेंगे तो क्या उसी पुराने बिल्डिंग में सब लोग एकोमोडेट कर पाएगा? जिस दिन आपका ज्वाइंट सेशन होता है हालत खराब हो जाती है। और कई सारे हाउसेस हैं जो जर्जर हो गए हैं, जो कमजोर हो गए, कब पता नहीं गिर जाए, अंग्रेजों के जमाने के हैं। अब बात नहीं करेंगे कि ये तो गुलामी की प्रतीक है, इसको हटाना चाहिए। डेवलपमेंट जरूरी है, और डेवलपमेंट के लिए चीजें टूटेंगी और नहीं बनेंगी, चीजें टूटेंगी और नहीं बनेंगी। इससे हमारा कोई इतिहास नहीं जुड़ा है। लैक ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स ऑन द प्रोजेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चरल हेरिटेज, मतलब इन्होंने कसम खाई थी भैया कुछ भी करो, हर चीज को टारगेट करो, बस कुछ ऐसा करो इस वक्त में, इतनी राजनीति फैला दो कि आने वाले 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए और फिर कांग्रेस देश को बर्बाद कर दे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दैट मैं बीजेपी सपोर्टर हूं या मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं। राजनीति मैंने भी पढ़ी है, राजनीति मैंने भी जानी है, और मैंने भारत की राजनीति आज से नहीं जानी है। मैंने भारत की राजनीति 1526 जब मुगल आए थे उससे पहले तक की राजनीति भी जानता हूं, उसके बाद की राजनीति भी जानता हूं। 1947 के बाद भी हिंदुस्तान में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या हुआ, उनको बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ा है। तो मैं आप लोगों को ये बातें साझा कर रहा हूं कि देश ऐसे नहीं चलता है, देश में काम नहीं रुकता है। देश जिस मिनिस्ट्री के पास जो काम है उसको वो करना पड़ेगा। 20,000 करोड़ से हिंदुस्तान नहीं चलता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान में आप काम को नहीं रोक सकते। चाहे कोरोना वायरस आ जाए, चाहे आपका सुनामी आ जाए, चाहे आपका अर्थक्वेक आ जाए, काम होता रहेगा और हम इस कोरोना वायरस को हराएंगे भी। मगर इस वक्त में ऐसी राजनीति करना ये शोभा नहीं देती है। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया बातों को। एंड जो भी कमेंट आप लोग कीजिएगा तथ्यों के आधार पर कीजिएगा, हवा में तीरबाजी मत कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से रहिए। विश यू अ गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।